सरकार का मंथन। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा कोरोना महामारी फैलने के कारण बंगाल चुनाव। 12 दिनों बाद लालू फैमिली को याद आया शहाबुद्दीन का परिवार। तेज प्रताप यादव ने परिजनों से की मुलाकात, बेटे ओसामा से मिलकर दी सांत्वना। और जाप प्रमुख पप्पू यादव की रिहाई की लगातार मांग। रिहाई की मांग को लेकर अनशन पर बैठे जाप कार्यकर्ताओं ने सरकार से की पप्पू यादव को रिहा करने की मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। आरजेडी नेता राकेश कुमार रोशन ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा है। इस बार उन्होंने वैक्सीन के मुद्दे को उठाया। विधायक ने केंद्र सरकार के राज्य को इच्छा अनुसार टीका के लिए ग्लोबल टेंडर करवाने की बात को लेकर केंद्र सरकार पर दोहरा चरित्र अपनाने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही विधायक के अनुसार केंद्र सरकार वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाने के लिए नए नए तरीके अपना रही है। तो इसका मतलब है कि केंद्र सरकार अपना पल्ला छुड़ाना चाहती है। और अब तक भारत के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता यह प्रचारित कर रहे थे कि पूरे देश के अंदर जो भी कोविड पीड़ित है सबको हम टीका लगवाएंगे। टीकाकरण हमारे पास पूरा तौर पर उपलब्ध है, टीके की कमी नहीं है। और अभी सुशील कुमार मोदी जी बोलते हैं कि टीका के लिए ग्लोबल टेंडर राज्य भी चाहे तो करवा सकती है। तो इसका मतलब है कि केंद्र सरकार अपना पल्ला छुड़ाना चाहती है और राज्यों पर लोगों को निर्भर कर देना चाहती है। कल ऐसा भी राज्य केंद्र सरकार फैसला कर दे सकती है कि जिसको जहां टीका लेना वहां टीका ले सकता है, हमको कोई जरूरत नहीं है। आप अपना जो उनका एजेंडा है आत्मनिर्भर भारत का, आप अपने मन से आत्मनिर्भर बनिए, जहां टीका मिलता है वहां लीजिए। तो ऐसी परिस्थिति में यह सरकार जो केंद्र का है इनका हमेशा दोहरा चरित्र रहा है। वहीं बिहार में कोरोना के बीच ब्लैक फंगस ने भी दस्तक दे दी है। राज्य में ब्लैक फंगस का पहला केस पटना के आईजीआईएमएस से सामने आया है, जहां मुजफ्फरपुर निवासी महिला में ब्लैक फंगस के लक्षण पाए गए हैं। इस मुद्दे पर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने मीडिया से बातचीत करते हुए ब्लैक फंगस समेत अन्य कई मुद्दों पर बातचीत की है, जहां उन्होंने विशेषज्ञों से स्थिति पर नजर बनाए रखने की बात कही। इसके साथ ही वहीं अन्य मुद्दों को अगर बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री ने संविदा कर्मियों के हड़ताल पर और कोविड वैक्सीन में पत्रकारों को प्राथमिकता देने के मुद्दे पर भी अपनी बात सामने रखी। डॉक्टर लोग ने ही ये बात बताई, डॉक्टरों की ही बीमारी की पता लगी है कोरोना के अंदर, और कोरोना के जो मरीज होते हैं उन्हीं में से 4-5 लोगों में ये देखने को आया है। तो उस संबंध में जो चिकित्सक हैं, विशेषज्ञ हैं, वो सारे विषयों पर नजर रखे हुए हैं, सारे विषयों की चर्चा कर रहे हैं, चूंकि ये एकेडमिक विषय भी है और उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या होगा, कैसे होगा, वो कर भी रहे हैं। तो यानी तैयारी उसके लिए अभी पर्याप्त मात्रा में बिहार में है सर? हाँ, डॉक्टर लोग ने ही ये बात बताई, डॉक्टरों के ही ध्यान में आया ये चीज। और वहीं बिहार में कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए प्रदेश भाजपा ने लॉकडाउन पर जोर देने की बात कही है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाना लोगों के लिए हितकारी बताया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से न केवल संक्रमण का दर घटा है बल्कि रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव जी ने कहा है कि 10% पॉजिटिविटी रेट से ऊपर में लॉकडाउन लगा रहना चाहिए। 5% होने पर ही लॉकडाउन को ख़त्म करना चाहिए। अभी बिहार का पॉजिटिविटी रेट 10% के आसपास है, इसलिए और स्वास्थ्य विभाग के समीक्षा में भी अधिकांश जिला के अधिकारियों ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का मंतव्य दिया है।
और अब खबर रांची से है, जहां कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार लगातार मंथन करती नजर आ रही है, जिसे लेकर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने प्रेस क्लब के कार्यक्रम को संबोधित किया। वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि झारखंड में कोरोना महामारी फैलने का कारण बंगाल के 8 चरणों में हुआ मतदान है और प्रधानमंत्री ने चुनाव करवाया और 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी कहने वाले लोग और प्रवचन देने वाले लोग बंगाल में रैली निकाल रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये बंगाल के चुनाव का दुष्परिणाम है कि झारखंड में कोरोना बहुत तेजी से फैला है। लेकिन जब वैक्सीन आई, पहले भी ये कहा था और आज मैं फिर उसी बात को दोहरा रहा हूं कि वैक्सीन की आवश्यकता है आज भी, और आवश्यकता के अनुरूप में आविष्कार हुआ और आविष्कार की प्रासंगिकताएं हैं और प्रासंगिकता को विश्वसनीयता में बदलने की जरूरत है। तो विश्वसनीयता तो बदलने के लिए जब प्रधानमंत्री जी ने लोगों में जो जागृति पैदा करने का एक प्रयास किया था, थाली भी बजवाया था, ताली बजवाया था, मोमबत्ती जलाई थी, लोगों में जागृति लाई थी। लेकिन जब वैक्सीन आई और जब दोनों वैक्सीन कंपनी की प्रतिद्वंदिता से कुछ ऐसे समाचार आने लगे जो एक दूसरे के विरोधाभासी थे, तो उस समय ये जरूर था कि मैंने भी ये निवेदन किया था कि मैं स्वास्थ्य मंत्री हूं, बीइंग ए हेल्थ मिनिस्टर, हमको पहला वैक्सीनेशन लगाना है। मुझे अलाउ नहीं किया गया। लेकिन दुनिया के राष्ट्र अध्यक्षों ने जैसे ही वैक्सीन बनी, पहला वैक्सीन दुनिया के राष्ट्र अध्यक्षों ने अपने लगवाया। पहले वहीं देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। आपको बता दें कि बढ़ती कोरोना महामारी में सबसे ज्यादा परेशानी ऑक्सीजन की हो रही है। ऑक्सीजन न मिलने से कई मरीजों की मौत तक हो गई है। बलिया के रसड़ा विधानसभा से बसपा विधायक ने 40 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर किट के साथ बलिया के स्वास्थ्य विभाग को दे दिए हैं, जिसमें रसड़ा और नगरा सीएचसी सहित बलिया जिला चिकित्सालय को भी 20 ऑक्सीजन सिलेंडर दिए गए हैं। इसी मामले में बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह ने बताया कि अब बलिया में ऑक्सीजन की कमी से किसी मरीज की मौत नहीं होगी। देखिए, आज हम अपने जिला चिकित्सालय बलिया से को जोड़ते हुए पूरे हमारे जनपद के जो रसना विधानसभा के जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उन सबको मिलाकर के 40 जम्बो सिलेंडर दिए हैं, जिसको मेगा कहा जाता है। और एक तरह से जो आप छोटे सिलेंडर जो आप देख रहे हैं, उसके एक सिलेंडर के 8 गुना की कैपेसिटी इसकी बड़े वाले की, एक बड़ा वाला 8 छोटे वाले के बराबर होती है। और सबसे जो हमारे सीएमएस साहब जो जिस चीज के लिए लोग ज्यादा परेशान थे, उसका रेगुलेटर जो मैंने आज इस पूरे भारत में आपको कहीं अवेलेबल नहीं है, बहुत ही बहुत रेयर। मैंने समझिए कि अगर पूरे आप मेडिकल स्टोर से लेकर के बनारस, आप कह रहे थे कि हमने बनारस से 1 या 2 कैसे करके मंगाए। मुझे भी लगा कि हम वास्तव में इसकी जरूरत हम सिलेंडर दे भी देंगे तो उसका उपयोग बिना उसका नहीं हो सकता है। वहीं देश भर में कोरोना की बढ़ती महामारी को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से वैक्सीनेशन का काम तेज कर दिया गया है। इसे लेकर उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने कलेक्ट्रेट सभागार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। वहीं उन्होंने बताया कि 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन दिए जाने का काम अभी लगातार जारी है और इसके लिए किसी को भी रजिस्ट्रेशन कराने में कोई आवश्यकता नहीं है। जिला प्रशासन की ओर से अलग अलग स्थानों पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। ये डीडी बार रजिस्टर्ड 2000 होगा। उसका एसआरएफ आईडी जनरेट किया था। तो एसआरएफ आईडी जनरेट करने के लिए पर्टिकुलर हम लोग सेल्फ कर रहे हैं। बिना स्लॉट लिए सीधे किसी वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं आए। शहरी क्षेत्र में हम लोगों ने 5 वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए हैं। डीडीसी ऑफिस, डीपीआरओ ऑफिस, विवाह भवन, श्रम कल्याण भवन और श्रीराम भवन जो बावन टोली में। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र में हर एक सीएचसी में
वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। सीवीसी कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स, यह सभी कोविन पोर्टल पर पहले से प्री रजिस्टर्ड हैं और ये प्री रजिस्ट्रेशन 18 से 44 के लिए यह हो सकता है कि 44 के पहले भी रजिस्टर कराया गया होगा, बट उससे अभी मतलब नहीं। वहीं फिरोजाबाद में कोरोना काल में आगामी त्योहारों के मद्देनजर रखते हुए एसपी सिटी की तरफ से जमीयत उलेमा-ए-हिंद के सभी मौलानाओं के साथ एसपी सिटी ऑफिस में बैठक की गई, जिसमें एसपी सिटी, सीओ सिटी और नगर मजिस्ट्रेट मौजूद रहे, जिसमें उलेमा और अधिकारियों की तरफ से गाइडलाइन दी गई। आपको बता दें कि सभी मस्जिदों में 5 नमाजी नमाज अदा करेंगे। इसके साथ ही ईद पर हाथ और गले न मिलने की अपील की गई है। ईद में हाथ और गले न मिलाने की अपील की गई है और जिस तरीके से ईद का त्योहार है, इसे लेकर प्रशासन पूरे तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। सभी जो मौलाना हैं उनके साथ ये अहम बैठक की गई, एक मीटिंग की गई, अधिकारी भी यहाँ मौजूद रहे और उन्होंने कहा कि इस त्योहार को, ईद के इस त्योहार को दूरी के साथ मनाया जाए और जो तमाम गाइडलाइंस है उनका लगातार यहाँ पर पालन किया जाए। इसके साथ ही ईद में हाथ न मिलाया जाए, सामाजिक दूरी का लगातार यहाँ पालन किया जाना चाहिए, क्योंकि जो कोरोना के मामले हैं लगातार इस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में उन्होंने कहा कि ईद के त्योहार के मद्देनजर तमाम जो गाइडलाइंस है उनका पालन किया जाए, इसी के साथ सामाजिक दूरी का भी पालन किया जाए। आपको बता दें कि सभी मस्जिदों में 5 नमाजी ही नमाज अदा करेंगे और इसके साथ ही ईद पर गले ना मिलने के साथ साथ हाथ भी नहीं मिलाने की जो अधिकारी हैं उनके द्वारा अपील की गई। और इसके साथ ही एसपी सिटी की तरफ से जमीयत उलेमा-ए-हिंद के सभी मौलानाओं के साथ बैठक हुई। या तो कल या परसों में ईद हो जाएगी और जो शासन की गाइडलाइन है कोविड के तहत, क्योंकि इस जो दूसरी लहर संक्रमण के बहुत तेजी से फैल रही है और शासन की गाइडलाइन यही है कि 5 व्यक्तियों से अधिक किसी भी स्थल पर, चाहे वो सार्वजनिक स्थल हो चाहे धार्मिक स्थल हो, 5 से अधिक लोग इकट्ठे न हो। उसी के तहत जो शहर के जो मौलवी साहब थे, आगामी ईद के पर्व के उपलक्ष्य में शासन की गाइडलाइन से अवगत कराने हेतु और त्योहारों को कोविड के समस्त प्रावधानों का पालन करते हुए मनाने हेतु कुछ लोगों को आज बुला के यहाँ और एक वार्ता हुई और उसमें जैसे पिछले सभी पर्व कोविड की गाइडलाइनों के अंतर्गत ही मनाए गए, इसमें भी आश्वासन दिया गया कि पूरी तरह उसी प्रकार से मनाया जाएगा। किसी भी धार्मिक स्थल पर 5 व्यक्ति से अधिक कोई भी पूजा अर्चना या नमाज इत्यादि नहीं की जाएगी और हम इसका अच्छा पालन भी कराएंगे। और इसमें सभी ने, जो यहाँ हमने कुछ चुनिंदा बुद्धिजीवी वर्ग से लोगों को बुलाया था, उन्होंने आश्वासन भी दिया कि पूरा सहयोग करेंगे। आज प्रशासन ने ईद के संबंध में यहाँ शहर के उलमाओं को सबको बुलाया था, उनको ये बताया कि ये सरकारी गाइडलाइन के तहत और लॉकडाउन लगा हुआ है, कर्फ्यू चल रहा है, तो सरकारी गाइडलाइन के तहत ईद की नमाज मस्जिदों में जो इजाज़त है वो 5 लोगों की है। आप हम लोगों का सहयोग करिए और आवाम से ये अपील करिए कि सरकारी गाइडलाइन के तहत ही ये त्यौहार मनाएं। हमारे उलमाओं ने जो जन समस्या हैं उनके लिए बताया, जैसे मूलभूत समस्या बिजली, पानी, सफाई, चूना पट्टी, ये मस्जिदों के आसपास जहां जल भराव उसको निकाला जाए और जो सरकारी गाइडलाइन के तहत ही हम ईद का त्यौहार मनाएंगे, क्योंकि पिछली साल भी अलविदा की नमाज और ईद की नमाज घरों में हुई थी। वहीं कोरोना महामारी को रोकने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। जहां पत्रकार नगर क्षेत्र में सब्जी विक्रेताओं को कोरोना के नियमों के बारे में जानकारी दी गई और जो लोग कोरोना नियम की धज्जियां उड़ा रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। लोगों को लगातार समझाया जा रहा है कि कोरोना के जो तमाम गाइडलाइंस हैं उनका लगातार पालन किया जाए और लगातार बिहार में सरकार सतर्क है और लोगों से ये अपील की जा रही है कि जो लॉकडाउन के सभी नियम हैं उनको समझा जाए और इसी के साथ उनका पालन किया जाए। तो पटना में पुलिस प्रशासन ने जो चौक चौराहे हैं वहां घूम घूम कर ये कोशिश की कि जो दुकानें समय के अनुसार खुली हुई हैं, समय के अनुसार बंद हैं, उन पर कार्रवाई की जाए और जो खुली हुई हैं
उन पर सोशल डिस्टेंसिंग का जो नियम है उसका पालन करवाया जाए। पटना की ये तस्वीरें हैं जहां सब्जी विक्रेताओं को पुलिस द्वारा समझाया गया कि समय के अनुसार ही दुकान खोलें। इसी के साथ जो उल्लंघन करते हुए दिखाई दिए जो भी विक्रेता, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जो भी मास्क नहीं पहन के चल रहे हैं वो मास्क पहन के चलें और सामाजिक दूरी 2 गज दूरी का पालन करें और भीड़ कम से कम हो। आप लोग ये ध्यान दें, प्रोटोकॉल का पालन करें। कोविड-19 के तहत किसी पर का मास्क जो भी नहीं पहने उनको 50 रुपया का फाइन लगता है, वो मास्क पहन कर ही रहें। वहीं बिहार में लॉकडाउन के बावजूद अपराधियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। अपराधी पुलिस की सक्रियता के बावजूद आपराधिक घटनाओं को खुलेआम अंजाम दे रहे हैं। अपराधियों के ताजा मामला छपरा से सामने आया है, जहां अपराधियों ने मनीग्राम मनी ट्रांसफर ब्रांच में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान अपराधियों ने विदेशी मुद्रा, नगद और सोना चांदी समेत तमाम चीजें लूटकर मौके से फरार हो गए। लूटपाट का पूरा नजारा सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसके आधार पर पुलिस ने फिलहाल जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पहले 2 कस्टमर ब्रांच में आए, उन्होंने बोला गोल्ड लोन करना। इसी टेबल पे आए और अपना गले से चैन निकाले, बोले गोल्ड लोन करना। हम बोले तो चैन दिए, अपना चेक करने लगे, बोले क्या रेट होते हैं, बोले कि रेट कीजिए बता रहे। तब तक थोड़ी देर में 2 कस्टमर और इन किए, उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने कांटा ताना मेरे ऊपर, तो वहाँ पे जो गेट पे थे उनके ऊपर कांटा ताना और सारे स्टाफ को ऊपर कांटा तान के वहाँ पे बैठा दिया। उसके बाद हाथ बांध दिया लोग, अंदर से गोल्ड कैश। वहीं कन्नौज के छिबरामऊ कोतवाली में तैनात दारोगा का एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में दारोगा ने मुकदमे के नाम से हटाने के लिए रिश्वत ली है। इसके साथ ही दारोगा ने सीओ का हिस्सा भी पहुंचाने की बात कही, जिसका वीडियो वायरल हो गया है। जिसके बाद इस वीडियो की सत्यता की जांच पड़ताल के बाद एसपी ने दारोगा को सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ ही आगे की जांच सीओ तिरवा को सौंप दी गई है। नहीं, जब 50,000 दे दिया है, अब का चांस होता है हम आए थे उसमें। हमारी बात सुनो मैडम, मैंने आपसे कहा था हम आए थे उसमें। हमारी बात सुनो मैडम, मैंने आपसे कहा था खत्म कर देंगे। मैं कहा था वो नहीं करेंगे, लेकिन परिस्थितियाँ बदलती हैं। दूसरा करना तो हमको है। मैं पूछा कुछ बोले फिर 50,000 दे दिया है, अब का चांस होता है हम आए थे उसमें। हमारी बात आज की घटना है। घटना ये है कि जब पुलिस की पूरी गुंडागर्दी देखने को मिली है। इसमें जो है 31 तारीख को गांव में फोन आता है कि पिताजी के पास कि आपके घर के बगल वाले खेत वाले कब्जा कर रहे हैं। तो पिताजी ने बात की फोन पर उनसे और वो समझाया बुझाया। जब वो नहीं माने तो पिताजी जो इस टाइम वर्तमान में कानपुर उत्तर प्रदेश सतर्कता स्टेशन में तैनात हैं, छुट्टी लेकर हम लोग गाँव पहुंचे। गाँव पहुंचते भी विरोधी पार्टी लोग 20-25 लोग लाठी डंडा लेकर आकर मारने के लिए आमादा हो गए। उसके 10 मिनट बाद वहां पुलिस पहुंच गई और हम लोगों से बिना कुछ बात किए बगैर हमको, हमारे पिताजी को, हमारे भाई को उठाकर गाली गलौज करते हुए कॉलर पकड़कर जेब में ठूंस कर थाने भिजवा दिया। खबर गिरिडीह से है, जहां कोरोना महामारी के चलते शादियां कार मिलने वाली बुकिंग कम होने से एक बार फिर भुखमरी की समस्या सामने आ गई है। आपको बता दें कि शादियों में भाग लेने वाले लोगों की संख्या कम होने की वजह से लोग गाड़ियां किराए पर नहीं ले रहे हैं। इसके साथ ही लोगों का सरकार की
आवाजाही पर रोक लगा दी गई है और ऐसे में वाहन चालक ना तो वाहन की किश्त दे पा रहे हैं, जिसके चलते वो आर्थिक तंगी का शिकार हो रहे हैं। गाड़ी कार स्टैंड में लगाते हैं और भाड़ा भी नहीं निकल पा रहा है, जिसके कारण हम लोग चल नहीं पा रहे हैं, गाड़ी का किस्त नहीं दे पा रहे हैं, जिस खाने पीने में हम लोग के दिक्कत हो रही है, प्लस आर्थिक स्थिति बहुत खराब होते जा रही है। इसमें सरकार को हम लोग पर कुछ ध्यान दिया जाए। और अब खबर पटना से है, जहां कोरोना काल में सड़क किनारे रहने वालों के सरकार की ओर से लोगों के लिए मुफ्त में खाने की व्यवस्था की गई है। जिला प्रशासन की ओर से 17 जगह सामुदायिक किचन चलाई जा रही है, जिसमें लोगों को 2 समय का निःशुल्क भोजन दिया जा रहा है। वहीं पटना के गर्दनी बाग पटना हाई स्कूल में चल रहे सामुदायिक किचन का निरीक्षण करने के लिए पटना जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि प्रशासन गरीब बेसहारा लोगों की मदद के लिए सामुदायिक किचन चला रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद था पूरी तरह से, किसी का आना जाना संभव नहीं हो पाता था, तो इसलिए हम लोग दे रहे थे। इस बार पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रहा है, बंद नहीं है, फिर भी हम लोग कुछ गाड़ी रखे हैं और पैकेट बनवा करके विभिन्न केंद्रों से हम लोग भेज रहे हैं जगह जगह। यहाँ से भी पैकेट बनता है और प्रत्येक दिन जा रहा है और जो लोग जरूरतमंद हैं उन लोगों को हम लोग बांट रहे हैं। दूसरा, हम लोग लोगों के बड़े सरकारी अस्पताल हैं 3-4, जो NMCH, PMCH और हमारा ESI बीटा का है, इन जगह पर भी हम लोग जो अटेंडेंट हैं या अन्य लोग हैं जो इस प्रकार के, उनको भी हम लोग पैकेट्स बनवा के यहाँ से भेज रहे हैं। और अब खबर पटना से है, जहां जन वितरण के हर लाभुक को मई और जून महीने में 5-5 किलो का मुफ्त राशन दिया जाएगा। आपको बता दें कि इसका लाभ राज्य के 8.71 करोड़ लाभुकों को मिलेगा। खास बात यह है कि मुफ्त में मिलने वाला अनाज हर महीने के लिए तय लाभुकों के कोटा से अलग होगा। इसके साथ ही भारतीय खाद्य निगम ने राज्य खाद्य निगम को 8.70 लाख टन अनाज का आवंटन कर दिया है। आपके वार्ड में क्या स्थिति है, क्योंकि आपके वार्ड में भी काफी सारे लोग ऐसी तो अगले साल की भांति तो देखी जाएगी कि सरकार तो 3 महीने के लिए दिए थे राशन कार्ड, राशन मुफ्त के लिए, लेकिन ये साल तो सरकार पेपर में दे दी थी कि मई और जून तक ही राशन मिलेगी, लेकिन हमारे राशन दुकानदार तो मई की तो दे ही रही है। बाकी इसके आगे देखेंगे कि जून में क्या वो दे सकते हैं, क्योंकि मई में तो दे ही रहा है और ये जून में दे सकते हैं। आपके वार्ड में क्या स्थिति है, क्योंकि आपके वार्ड में भी काफी सारे लोग हैं, पटना टाउन में ये वार्ड आता है, लेकिन ऐसे में सरकार ने 2 महीने का किया है, आप लोगों की तरफ से अभी तक क्या कुछ इस पे निर्णय लिया गया? अभी तो ऐसे कोई निर्णय नहीं लिया, जब तक सरकार की रजामंदी नहीं होगी, जब तक ऐसा निर्णय नहीं। वहीं सोनभद्र सदर विकास खंड सलखन न्याय पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत जगह जगह जल जमाव से लोगों का आना जाना बंद हो गया है, जिसके कारण पैदल और 2 पहिया वाहनों के लिए मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। इसी क्रम में गुरमा मारकुंडी जिला कारागार रेलवे पुलिया के नीचे पानी भर जाने से बड़े वाहनों की भी आवाजाही को लेकर मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं देवघर के सारठ थाना क्षेत्र में बाउरी टोला निवासी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि मृतक मोदी बांध स्थित FCI गोदाम में मजदूरी का काम किया करता था। इस घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी करुणा सिंह पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और घटना की जानकारी लेते हुए पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई है।
वहीं बक्सर में गंगा नदी में लाशों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी बीच अब पटना में गंगा नदी से शव मिलने की खबर सामने आई है। तस्वीर पटना के गुलाबी घाट की है, जहां एक युवक ने बच्चे का शव गंगा नदी में बहते देखा और इसके बाद शव को देख आसपास के लोगों में सनसनी फैल गई। और जब इस मामले में अधिकारी से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया। इस मामले पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा है और कोरोना से बचाव के लिए समय रहते उपाय करने की भी उन्होंने अपील की है। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।